कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा ममता के भतीजे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, यानी कि अभिषेक बनर्जी पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बंगाल के खाद्य मंत्री जाएंगे जेल, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। तो ये तस्वीरें और ये खबर बहुत बड़ी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा करप्शन का आरोप लगा। हिमांशु हमारे साथ जुड़े, इनके पास चलेंगे। हिमांशु, इस पूरी खबर के बारे में बताइए, और क्या अभिषेक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस खबर के सामने आने के बाद? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर यदि आप किसी भी इलाके में चले जाएं, चाहे आप ईस्ट बंगाल में चले जाएं, नॉर्थ बंगाल में चले जाएं, हर जगह एक ही चीज़ है और भारतीय जनता पार्टी ने एक ही चीज़ पर फोकस किया है, भाईपो पे। भाईपो का मतलब होता है भाई का बेटा, भतीजा। तो भाईपो पे फोकस किया है और जो राजनीति है यहाँ की पश्चिम बंगाल की, वो भाईपो के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि सारे के सारे करप्शन के चार्जेस भाईपो और भाईपो के साथ में रहने वाले लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए बीजेपी जो बार बार है वो अभिषेक बनर्जी को टारगेट करने की कोशिश करती है, और टीएमसी की तरफ से जो टारगेट है वो टीएमसी की तरफ से बार बार ये रहता है कि बीजेपी जो है वो बांटने की राजनीति करती है। बिल्कुल हिमांशु, लौटेंगे आपके पास, लेकिन दर्शकों को सबसे पहले सुनाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। सुनाते अपने दर्शकों को कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान। ममता जी के भतीजे जो कि वहाँ पर गाय की तस्करी करते हैं, कोयले की तस्करी करते हैं, सिंडिकेट राज चलाते हैं, उनके सहयोगी जो विधायक होंगे हम उनको नहीं लेंगे, हम उन्हीं को लेंगे जो छवि अच्छी हो समाज के अंदर, उन्हीं को लेंगे। इसलिए संपर्क तो बहुत लोग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हर किसी को एंट्री नहीं है। विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर दरअसल ये कहा कि बंगाल के जो खाद्य मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अभी लिप्त हैं कुछ गलत कामों में। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ हिमांशु बने हुए। हिमांशु, बौखलाहट जो है विपक्षियों की साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ अमित शाह बैठक कर रहे दिलीप घोष कैलाश विजयवर्गीय के साथ ताकि आगे की रणनीति बनाई जाए, दूसरी तरफ इसी चीज से टीएमसी और कांग्रेस इतनी बौखलाई हुई है कि कांग्रेस चाहती है कि अब टीएमसी के साथ आ जाए। जी बिल्कुल, देखिए शाम को 6 बजे बैठक होनी है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी, 3 बजे होने वाली थी, वो 6 बजे होगी, जिसमें तमाम जो बीजेपी के टॉप रोस्टर लीडर्स हैं पश्चिम बंगाल के, वो उस बैठक में रहेंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके पीछे कहीं ना कहीं यही मंशा है कि जिस तरीके से पिछले 1 महीने में लगातार भाईपो की बात करें या अभिषेक बनर्जी की बात करें और उनके से जुड़े हुए लोगों के अलग अलग जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और बहुत सारे सबूत जो है सीबीआई को मिल रहे हैं। कोयले की अवैध उत्खनन के मामले में लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गाय की तस्करी के मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई। तो सीबीआई को जो तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रही है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर बार बार बीजेपी की तरफ से ये बयान आता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें एक के बाद एक नए नए तार जुड़ते चले जा रहे हैं और उस पर बीजेपी की फोकस कर रही। दूसरा, विपक्ष में लगातार टीएमसी की तरफ से भी ये बोला गया, टीएमसी के एक बड़े लीडर उनकी तरफ से ये बोला गया कि यदि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराना है और बीजेपी के विरोध में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आइडियोलॉजी के हिसाब से, उन सभी को एकजुट हो जाना चाहिए और उनको लीड कर सकते हैं टीएमसी। तो इसका मतलब ये है कि जो टीएमसी है उसके मन में कहीं ना कहीं ये भय बैठा हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर लगातार पैर पसार रही है और जिस तरीके से भीड़ निकल कर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भाव है कि जो है बीजेपी बहुत अच्छा कर सकती है, और ये डर जो है टीएमसी के मन में भी है। वहीं बिल्कुल हिमांशु, लेकिन एक और आज बड़ी बैठक होने वाली है बंगाल चुनाव पर। अमित शाह की अहम बैठक है दिल्ली में, शाम 6 बजे यह बैठक होने जा रही है। इसमें बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है बंगाल बीजेपी प्रभारी से लेकर और भी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं, और शाम 6 बजे अमित शाह ये बैठक करने जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष समेत बंगाल के तमाम बड़े नेता इस बैठक में रहेंगे। यानी कि बीजेपी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है और एक एक जो कदम, एक एक जो फैसला है वो बंगाल चुनाव के हिसाब से लिया जाए, रणनीति के हिसाब से लिया जाए। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु, इस बैठक के क्या मायने हैं और ये जो मीटिंग आज होने वाली है इसमें मुद्दे क्या रहने वाले, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, सीधा सीधा एक मुद्दा रहने वाला इस मीटिंग में, पश्चिम बंगाल में
अगले आने वाले दिनों में 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। जैसा कि हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिली थी कि 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री पहले वर्चुअल प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन अभी वो फिजिकली यहाँ पर आने वाले हैं। तो यदि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कुछ संभावनाएं हैं कि शायद ना भी आए, लेकिन 99% आने की संभावना है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। तो प्रधानमंत्री के आने के पहले पश्चिम बंगाल में किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा, उसकी तैयारी को लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक रहेगी। उसके अलावा जनवरी के लास्ट की बात करें तो 30 और 31 तारीख को 2 दिन के लिए, पहले 1 दिन के लिए यहाँ पर अमित शाह आने वाले थे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 2 दिन के लिए वो यहाँ पर आएंगे। तो उस दौरान क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ किस किस इलाके में फोकस करना बीजेपी को, और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल जितना भी बंगाल है उसमें कहाँ कहाँ कमज़ोर है, कहाँ कहाँ ताकतवर है, कहाँ किस तरीके से रणनीति बनानी, इन तमाम बातों को लेकर और आने वाले दिनों में किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह का ये तय हुआ था कि ये 2 लोग हर महीने 1-1 2-2 दिन के लिए जाएंगे, और बीच में ये भी तय हुआ था कि हो सकता है कि 4-5 दिन से ज़्यादा भी वो वहाँ पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। हालांकि अभी स्थिति इस तरीके की नहीं बनी है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसके चलते बहुत ज़्यादा स्टे नहीं कर पा रहे गृह मंत्री यहाँ पर, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको तमाम अन्य राज्यों में भी जाना है, क्योंकि पूरा देश 120 दिनों में उनको हिमांशु, अगर पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो चुनौतियां किन इलाकों में है? अगर हम शुवेंदु अधिकारी की बात करें तो वो जिस इलाके से आते हैं वहां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा फाइट नहीं होगी, लेकिन जो टीएमसी का गढ़ है, जैसे पश्चिमी मिदनापुर की बात करें या फिर और उन इलाकों की बात करें जो टीएमसी का गढ़ है, वहां बीजेपी कैसे काउंटर करने की कोशिश में है? बीजेपी टीएमसी को कैसे मात देगी? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके की यदि हम बात करें, यदि हम पूर्वी बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है उसकी यदि हम बात करते हैं और थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जो जाता है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है। जैसे कि ये डायमंड हार्बर, गंगा सागर की तरफ, जहाँ जिस बेल्ट में डायमंड हार्बर की तरफ जा रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है अभिषेक की भाईपो की, वहाँ पर हमला हुआ था जेपी नड्डा पर। तो उस तरफ का जो बेल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेटिंग है टीएमसी की तरफ से। तो वहाँ पर बीजेपी को फोकस करने की ज़रूरत है और वहाँ पर बीजेपी फोकस कर भी रही है। उसके अलावा बीरभूम की बात करें तो बीरभूम में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कब्जा जो है, कहना चाहिए सबसे ज़्यादा ताकतवर है टीएमसी, तो वहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। शुभेंदु के इलाके में शुभेंदु पूरे तरीके से एक और बात समझाइएगा, क्योंकि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो मुद्दे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और विधानसभा चुनाव में कोशिश दरअसल ये की जाती है कि राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर जो है स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की जाए। चाहे टीएमसी की बात करें या बीजेपी की बात करें, आपको ग्राउंड जीरो से क्या समझ आ रहा है? स्थानीय मुद्दों के बारे में बातचीत की जा रही है, राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर बंगाल का चुनाव अक्सर जब भी देखा गया है पिछले 40-50 सालों में, जब भी चुनाव हुए तो बंगाल का चुनाव जो है वो बेसिकली लड़ा तो जाता है स्थानीय मुद्दों पर, लेकिन उन स्थानीय मुद्दों पर चुनाव के अंतिम समय तक जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे इसलिए हावी हो जाते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है हमारे राष्ट्र की सीमा का इलाका है और उसके बाद में एक दूसरा राष्ट्र है, एक दूसरा देश है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर न सिर्फ स्थानीय मुद्दा काम करता बल्कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो भी काम करता है। इसीलिए बीजेपी जो है पूरे तरीके से विकास का जो मॉडल है उस पर भी फोकस कर रही है। स्थानीय मीटिंग्स में जाते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं, विकास की बात करते हैं, यहाँ के नौजवान की बात करते हैं, यहाँ के किसान की बात करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, यहाँ के क्षेत्र को और भी बेहतर तरीके से विकसित करने की बात करते हैं। लेकिन वो बाद में वो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर और बिल्कुल हिमांशु, इंतजार इसी बात का है कि जब आज अमित शाह के साथ बैठक हो रही है, दिलीप घोष मौजूद है, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है, तो आखिर वो कौन सा मंत्र निकलेगा जो बीजेपी को बंगाल में फतह दिला पाएगा? क्योंकि अब जब टीएमसी को डर सता रहा है, कांग्रेस को जो है डर सता रहा है। दिलीप घोष खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। दिलीप घोष जी, अब कांग्रेस दरअसल ये कह रही है कि टीएमसी भी जो है हमारे साथ आ जाए। बीजेपी का जिस तरीके से जनाधार बंगाल में लगातार बढ़ रहा है उससे बहुत ज्यादा कांग्रेस और साथ ही साथ टीएमसी डरी हुई है। जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से टीएमसी के नेता भी बात बोलने लगे हैं। सीपीएम कांग्रेस पिछले बार समझौता करके लड़ाई लड़े थे लेकिन हारे कि आप टीएमसी से नहीं लड़ पाओगे, आप भी साथ आ जाओ, लड़ते हैं। तो जैसे जैसे बीजेपी की जनाधार बढ़ रही है और टीएमसी टूट रही है, उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं कि भाजपा की तरफ आ रहे हैं, एमएलए एमपी मंत्री सब, तो उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो रही है। तो इस प्रकार भाजपा वर्सेस आदर्श ऐसा होने का संभावना बंगाल में स्थिति बन रही है।
दिलीप घोष, लेकिन आज एक बहुत बड़ा हमला नुसरत जहां की ओर से किया गया आप लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर बंगाल में आई तो मुस्लिम और हिंदुओं को बांटेगी और बीजेपी कोविड से भी खतरनाक है। इस तरह के आरोप टीएमसी के सांसद की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, पूरा देश भर में राज्यों में भाजपा की राज सालों से चल रही है, लोगों को विकास की लाभ मिल रही है। केंद्र सरकार पिछले 6.5-7 साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करे दुनिया में नाम रोशन किया है। और जो पार्टी बंगाल में पिछले 10 साल से राज करी वो पार्टी टूट रही है और उन्होंने ही विभाजन की राजनीति शुरू किया है, एकदम नीचे तक। हिंदू मुसलमान, इमाम मुअज्जिम को भत्ता देना, उनके लिए अलग शिक्षा संस्थान, पॉलिटेक्निक, IIT शुरू करना, हॉस्पिटल शुरू करना, हज मंजिल शुरू करना, सब अलग किया। इसके पहले कोई नहीं किया था। यहाँ तक कि ओबीसीओ में भी मुसलमानों को अलग दर्जा दिया जा रहा है। तो जिन्होंने कर चुके हैं, आज मुसलमान भी उनको विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हताश होकर इस प्रकार बातें कर रहे हैं। बिल्कुल हताशा और निराशा